Shrin, Divyam, Stanjin. Divyam. Divyam, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो हमने लास्ट क्लास में केमिकल काइनेटिक्स पूरा कंप्लीट कर लिया था। प्रॉपर और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन आप लोगों को बता दिया था। बताइए। दिव्यम, मेरी आवाज जा रही है? सर आपने लास्ट टॉपिक कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन कराया था, उसमें आपने थोड़ा सा बताया था। प्रॉपर और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन बताया था आप लोगों को मैं। सर सब एक्सप्लेन किया था, मतलब उसमें आगे आपने लिखवाया नहीं था, आपने बस एक ब्रीफ लिखवा दिया था, एक लाइन लिखवाई थी। मैंने एक रिएक्शन नहीं दिखाया था जिसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर रिएक्शन हुआ था। यस सर, HCBR वाला ओरिएंटेशन। ना। हाँ हाँ। यस सर। तो देखिए यहाँ पे अपने पास आता है थोड़ा सा, और इस चैप्टर में जरा सा बचा है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे। तो यहाँ टॉपिक डालिएगा आप लोग। देखिए टॉपिक क्या है कि टू अकाउंट फॉर, मतलब ये पॉइंट ही है, टॉपिक नहीं है। टू अकाउंट फॉर एक्टिव इफेक्टिव, सॉरी एक्टिव नहीं, इफेक्टिव कॉलिजन, कॉलिजन सही से हो उसके लिए another factor P called the probability or steric factor, called the probability and steric factor is introduced। तो देखिए अपने पास तो पहले ही मैंने प्रॉपर ओरिएंटेशन और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन की बात कर चुका हूँ, बता चुका हूँ आप लोगों को क्या होता है। तो यहाँ पे इफेक्टिव कॉलिजन के लिए एक और फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है आपका प्रोबेबिलिटी या स्टेरिक फैक्टर होता है। ठीक है, एक्चुअल में ये प्रोबेबिलिटी या स्टेरिक फैक्टर क्या होता है इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा। सबसे पहले ये समझते हैं हम लोग, ठीक है, कि क्या होता है ये स्टेरिक या प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, कि एक जब ग्रुप पे बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए इधर आ गया C2H5OH, जैसे सपोज अपने पास इधर आ गया NO2 आ गया, ठीक है, और भी बहुत सारे ग्रुप आ गए CH3 CH2 COOH, जैसे सपोज अब इधर इधर आ गया, और अपने पास इधर आ गया आपके पास CN। तो ये बहुत 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 बड़े बड़े ग्रुप में के होने की वजह से इन सब में क्या आएगा, रिपल्सन आएगा, इधर से इधर रिपल करेगा, इधर से इधर, क्योंकि छोटे से ग्रुप में बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं। तो इन सब में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और इस रिपल्सन की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, अनस्टेबिलिटी बढ़ती है। बात समझ रहे हैं आप लोग? हेलो दिव्यम। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक छोटे से ग्रुप में जब बहुत बड़े बड़े ग्रुप आ जाते हैं तो वहाँ स्टेरिक हाइंड्रेंस होता है, जिसको हम स्टेरिक फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज C2H5OH है, जब इसको खोल के यहाँ कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाइएगा तो बहुत बड़ा ग्रुप आएगा, बट और स्टेरिक फिर उनमें क्या होगा, फैक्टर, रिपल्स। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस होता है जब आपस में रिपल होने लगता है। जैसे सपोज देखिए आपके पास क्या है, एक कार्बन है, कार्बन पे आपने यहाँ पे रख दिया CH2 CH3 ठीक है, इधर जैसे सपोज आपने ले लिया CH3 और इधर ले लिया आपने CH3। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि एक छोटे से चीज पे अभी इधर भी बॉन्ड बनेगा, इधर भी बॉन्ड बनेगा, ये बहुत सारे ग्रुप आ रहे हैं, ये एक ग्रुप हो गया बड़ा सा, एक ग्रुप ये बड़ा सा हो गया, इधर भी एक ग्रुप बड़ा सा हो जाएगा। तो इन सब के
इन सब के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन वगैरह, तो इन सब में रिपल्सन होगा कि नहीं, आप ही बताइए। ये रिपल्सन करेगा, श्रेन, स्टैंजिन, हेलो, दिव्यम, यस सर। ये समझ में आया या यस सर। नहीं आया? दूसरा एग्जांपल लूं मैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए सी है, यहाँ पे कार्बन है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। आपने आयोडीन लिया तो आयोडीन का जो स्ट्रक्चर होगा बड़ा सा होगा, होगा कि नहीं? ठीक है। आपने ब्रोमीन लिया तो ब्रोमीन का भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ये बड़ा सा होगा। ठीक है। इसको एक काम करिए, इसको क्लोरीन ले लीजिए, ठीक है, ये ब्रोमीन हो गया। अब जब आयोडीन का लीजिएगा तो आयोडीन और बड़ा होगा, और फिर आपने फ्लोरीन लिया तो फ्लोरीन का थोड़ा छोटा सा। अब देखिए, जब ये बड़ा सा होगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे ना, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं? हर किसी के पास इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं, यस बताइए सर। दिव्यम। तो यस सर। अब जैसे जैसे जितना बड़ा होगा उतना ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स पास में आएंगे, पास में आएंगे तो रिपल्सन होगा कि नहीं? यस सर। तो वही बात होती है, ठीक है। तो इसे लिख लीजिए, जो चीजें लिखवाया मैं ऊपर, कि टू अकाउंट फॉर इफेक्टिव collision another factor p called the probability and steric factor is introduced। ठीक है। यस सर। चलिए, तो श्रेन आपको समझ में आया? यहाँ यस पे सर। यहाँ पे अब अपने पास क्या आ जाता है, एक एक ये रेट ऑफ रिएक्शन का यहाँ पे भी एक इक्वेशन आता है, जिसमें पी को हम इंक्लूड करते हैं, पी से भी डिफाइन करते हैं। इसमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी था। अब यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, बहुत आसान होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, रेट इज इक्वल टू, यहाँ पे एक इक्वेशन आ जाता है, रेट इज इक्वल टू पी इंटू जेड ए बी। ठीक है, पिछले वाले इक्वेशन में रेट इज इक्वल टू जेड ए बी ई का पावर माइनस ये अपन आर टी था, इसमें एक जेड आ जाता है, ठीक है। और ये जो जेड होता है आपका, सॉरी पी पी जो आ जाता है, और पी जो होता है वो क्या होता है, स्टेरिक फैक्टर होता है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, जैसे सपोज एक रिएक्शन के लिए ए प्लस बी से प्रोडक्ट में जा रहा है, उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसे लिख लीजिए और एक नोट डाल के पॉइंट लिखेंगे, और ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा इजीली। एक्सक्यूज मी सर। यस। तो जैसे जो फॉर्मूला है इसमें है पी जेड ए बी के ऊपर हमने पावर ली ई एंड ये ई भी के ऊपर एक ए और बी पावर के ली है। नहीं, जेड इंटू ई है, पी जेड ए बी इंटू ई। ओके ओके। जेड नीचे है ना, ये सबस्क्रिप्ट में ए बी है, ओके सर। ये चीज। अच्छा दिव्यम, आपने मुझे कॉल किया था क्या? सर एक्चुअली मेरे फादर को थोड़ी बहुत आपसे बात करनी थी अबाउट माय परफॉर्मेंस, बट उस टाइम आपकी क्लास चल रही थी। देन आपका आई थिंक जी रात जी। को 10:30 अराउंड मैसेज आया था, बट उस टाइम मेरे फादर सो गए थे, इसलिए मैंने आपको फिर से कॉल की। हाँ, एक्चुअल में मेरी आज जो है ना काफ़ी ज़्यादा क्लास हो जाती है, लाइक 10 के आसपास मैं फ्री होता हूँ। तो आप मुझे मतलब कल कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मेरी जब क्लास ख़त्म होगी तब तक वो सोने सर सो गए आप मेरे को होंगे। बता सकते हैं आपकी क्लासेस कब तक होती हैं अगर मैं कॉल करना चाहूँ तो? आज मेरी क्लास 9:45 तक होगी, 9:45 के अराउंड ख़त्म होगी। तो उसके बाद कॉल कर सकते हैं, या फिर कल कॉल कर सकते हैं आप। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। ये लिख लिया आप लोग? चलिए स्लाइड चेंज करूँ, श्रेन, यस सर। स्टैंजन,
देखिए अपने पास क्या आता है यहाँ पे, एक नोट डाल के पॉइंट लिख लीजिएगा, इन कॉलिजन थ्योरी activation energy and proper orientation of molecule determine the together determine the लिख लीजिएगा यहाँ पे, together determine the criteria for effective collision and hence rate of chemical reaction. इसे लिख लीजिए। अभी अपने पास एक नया चैप्टर शुरू होगा, सॉलिड स्टेट। लिख लिया आपने स्टैंजिन? हाँ सर, लिख लिया। चलिए ठीक, तो बता दिया करिए आप लोग, मैं वेट करते रहता हूँ, कोई कुछ नहीं बोलता। तो देखिए यहाँ पे अपने नंबर 4 खत्म, काइनेटिक्स। अभी तक हमने 2 चैप्टर पढ़ा है, सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स। श्रेन आपने केमिकल काइनेटिक्स में से ज्वाइन किया था या फिर सॉल्यूशन में से? श्रेन हाँ सर। आपने कहाँ से ज्वाइन किया था क्लासेस? सर इस वाले से ही। अच्छा, मतलब आपने सॉल्यूशन अभी नहीं किया है ना? नहीं सर। ओके, चलिए आपको उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास मिल जाएगा, ठीक है। इधर देखिए सॉलिड स्टेट, ये नया चैप्टर शुरू हो रहा है, इसको फोकस से जो पढ़िएगा आप लोग। आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। देखिए सॉलिड स्टेट की बात होती है तो सॉलिड स्टेट का मतलब क्या होता है, कोई भी मैटर जिसका स्टेट सॉलिड हो, ठीक है। वो कैसे पता चलता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होना चाहिए वो टाइटली पैक्ड होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए? टाइटली, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पैक्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो यही लिख दूंगा मैं कि द स्टेट ऑफ मैटर, the state of matter in which constituent particles constituent particles are bonded with a strong force of attraction, with a strong
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अगर बॉन्डेड होंगे यानी टाइटली पैक्ड होंगे, वो क्या होंगे आपके उनको ही हम क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं आपको, सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले इसमें छोटी छोटी जो चीजें हैं उसी पे फोकस करते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है बेसिकली आपका, ठीक है, वो उसमें क्या होता है कि जो शेप, साइज एंड वॉल्यूम जो होता है आपका आर डेफिनेट। क्या होता है, ये तीनों के तीनों डेफिनेट होता है। बी देखेंगे हमारे पास कि इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों क्या होता है, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। सी देखेंगे, दे आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। और डी लिख सकते हैं, दे डू नॉट डिफ्यूज। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो ऑलरेडी आप लोगों को पता है। ठीक है, इस पॉइंट में जो आप लोगों को नहीं पता है, जिसमें कंफ्यूजन या फिर समझ नहीं आ रहा है, वो बताइए आप लोग। पहला पॉइंट तो वही है, शेप साइज एंड वॉल्यूम आर डेफिनेट होता है। अगर सॉलिड में देखे क्यूब है तो क्यूब रहेगा, साइज जितना है उतना ही रहेगा, और जितना वॉल्यूम उतना ही रहता है, चेंज नहीं है। फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जनरली सॉलिड का क्या होता है यही होता है। उसके बाद जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। देन उसके बाद फोर्थ जो है, दे डोंट डिफ्यूज, मतलब डिफ्यूजन नहीं होता। ठीक है, डिफ्यूजन किसमें होता है, फ्लूइड में होता है। फ्लूइड किसे कहते हैं, जो फ्लो कर सके। तो सॉलिड फ्लो नहीं करता है। फ्लो करता है दो चीजें, एक लिक्विड और दूसरा गैस। तो गैस और लिक्विड में डिफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं होता है। ठीक है, गैस इजिली डिफ्यूज कर सकता है। हो जाए तो बताइएगा। फिर हो गया। चलिए, स्लाइड चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सॉलिड होता है, अकॉर्डिंग टू देयर अरेंजमेंट, दो टाइप का होता है सॉलिड। ठीक है, तो हम ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, arrangement of particles, solids are of two types. Two types. ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा। सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला जो आता है आपका, वो हो जाता है क्रिस्टलिन सॉलिड, और जो दूसरा आता है आपका, वो हो जाता है एमॉर्फस सॉलिड। क्या आ जाता है, एमॉर्फस सॉलिड। अब देखिए मैं क्या करूंगा कि यही बताऊंगा। एक सेक्शन में अपना क्रिस्टलिन सॉलिड होगा, दूसरे सेक्शन में एमॉर्फस सॉलिड होगा। ठीक है, क्रिस्टलिन सॉलिड जो होता है बेसिकली, ये रेगुलरली अरेंज्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल फॉर लॉन्ग ऑर्डर, या फिर रेगुलर अरेंजमेंट फॉर लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज
order for long range of order। मतलब इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना वो रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं काफी दूर तक, ठीक है, काफी दूर तक, 1 2 3। जैसे मान लीजिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इसके, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं फॉर लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं हम लोग एमॉर्फस सॉलिड की। तो जो एमॉर्फस सॉलिड होता है आपका, इसमें क्या होता है ये देखते हैं हम लोग कि रेगुलर अरेंजमेंट फॉर शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर, फॉर शॉर्ट रेंज ऑर्डर में ये रेगुलरली अरेंज्ड होता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल यहाँ तक तो सही है 1 2 3, ठीक है, ये धीरे धीरे अब क्या होगा, इधर उधर अरेंज्ड होगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो एक्चुअल में क्या होता है, ये रेगुलरली अरेंज्ड होता है, जैसे पहला लेयर होता है वैसे ही दूसरा तीसरा चौथा काफी दूर तक होता है, ठीक है। लेकिन वही एमॉर्फस सॉलिड में देखते हैं कि यहाँ पे रेगुलरली अरेंज्ड नहीं होता है। क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर, यस यस दिव्यम। एमॉर्फस में सर एक स्टेज तक वो रेगुलरली अरेंज्ड है, बट सर उसके शॉर्ट बाद वो रेंज, डिसेंबल हो जाता है, हाँ, राइट? यू कैन नॉट डिफाइन फॉर एक स्टेज, मतलब आप ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, थोड़ी देर अरेंज्ड होते हैं फिर डिसऑर्डर में हो जाते हैं, ठीक ओके, है। तो हाँ, सर शॉर्ट इसका रेंज क्या ऑर्डर। रीजन होता है कि एकदम से ही वो चेंज हो गए? एकदम से चेंज नहीं, अभी हम जब इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे एमॉर्फस सॉलिड में, तो एक्चुअल में इसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, ये सूडो सॉलिड होता है, ठीक है। तो इसके प्रॉपर्टीज पढ़ते ही हमें पता चल जाएगा। अभी इसमें हमें 5 पॉइंट पढ़ना है, 4 पॉइंट पढ़ना है। ये पहले लिख लीजिए आप। इसके जो पार्टिकल्स जो अरेंज्ड होते हैं ना वो इसी टाइप से होते हैं, वो थोड़ा उतना ज्यादा टाइटली पैक्ड भी नहीं होते, इधर उधर हो गया होते हैं। जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, ये सारे एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। और जैसे आयरन हो गया आपका, NaCl वगैरह, ZnS हो गया, CaF2 हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं। हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? शेन, स्टैंजिन, दिव्यम, यस सर। चलिए ठीक है। अब देखिए दूसरे पॉइंट पे चलेंगे हम लोग। तो सेकंड पॉइंट में देखेंगे कि जो क्रिस्टलिन सॉलिड है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहे थे हम लोग क्रिस्टलिन सॉलिड, और राइट हैंड साइड पे क्या लिख रहे थे हम लोग, एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। तो ये जो क्रिस्टलिन सॉलिड होता है आपका, ये होता है आपका ट्रू सॉलिड। क्या होता है आपका? ट्रू सॉलिड। और ये जो होता है आपका, ये होता है आपका सूडो सॉलिड कहते हैं इसको, ठीक है। क्या कहते हैं? सूडो सॉलिड्स, ठीक है। या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मान लीजिए जो ग्लासेस वगैरह लगे रहते हैं अपने विंडोज में, ठीक है, या फिर डोर पे, तो वो उसमें क्या होता है ना, फ्लूइडिटी होती है थोड़ी सी, ठीक है। और सॉलिड में क्या होता है अपने पास कि सॉलिड वो होता है जो फ्लूइड नहीं होता, फ्लो नहीं करता, जो फ्लो नहीं करता वो सॉलिड होता है। तो एक्चुअल में इसमें क्या होती है कि ग्लास जो लगा रहता है, तो आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स नीचे का जो होता है वो थिक हो जाता है, ऊपर का थिन हो जाता है। तो उसमें बहुत ही स्लो प्रोसेस से फ्लो करता है, जिसे हमें नोटिस नहीं कर सकते। जब फ्लो हो जाता है तब दिखता है कि ऊपर का थिन है और नीचे का थिक है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं,
फाल्स सॉलिड या फिर सूडो सॉलिड कहते हैं या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। बात समझ में आया आपको? एक बार फिर से बता देंगे? जो ग्लासेस लगे रहते हैं ना घर में, लाइक आपके विंडोज या फिर डोर वगैरह में, ठीक है, ऑफिस वगैरह में, तो वो काफी टाइम बाद, ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूँ काफी स्लो प्रोसेस होता है ये। तो एग्जैक्टली होता क्या है कि ऊपर से काफी साल बाद, जैसे 10-15 साल बाद या 5 साल बाद, काफी टाइम बाद जब आप देखते हैं तो नीचे क्या हो जाता है, थिक हो जाता है और ऊपर थिन हो जाता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लो करके नीचे आ जाते हैं। बात समझ रहे हैं आप? कि अगर जस्ट सपोज स्टार्टिंग में वो ऐसा है, तो ठीक ड्यू है, टू ग्रेविटेशनल फोर्स और समथिंग कि ऊपर के पार्टिकल्स नीचे आ रहे हैं? अब उसमें आप ये कह सकते हैं, लेकिन अब जो चीज जिन चीजों में फ्लो होती है वो तो होती है। अब उसको आप फिजिक्स लगा के ड्यू टू ग्रेविटेशनल करिए। अब अगर मान लीजिए वाटर ऊपर से गिरा रहे हैं नीचे आ रही है, ठीक है, तो क्यों होता है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, अच्छा। ठीक है, तो उसे गिराने में थोड़ा सा हेल्प करते हैं तभी तो गिरता है, या फिर अपने आप वो हो जाता है। तो अगर आपने ऐसे रखा हुआ है कोई क्या कहते हैं, विंडो मतलब ग्लास, तो वो आफ्टर बहुत स्लो स्लो प्रोसेस होता है। तो ऊपर से क्या हो जाएगा, थीन हो जाएगा और धीरे धीरे नीचे से क्या हो जाएगा, ठीक हो बट जाएगा, सर इस टाइप का हो जाएगा। हाँ, बट सर व्हेन इन ओरिजिनल स्टेट वो जितने पार्टिकल्स थे वो क्लोजली पैक थे, तो उनमें मूवमेंट की जगह नहीं थी, तभी वो सॉलिड्स थे, तो नीचे कैसे आ गए अगर उनमें? वही तो मूवमेंट की जगह नहीं। एग्जैक्टली इसमें क्या होता है कि ये इधर उधर रहते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में शॉर्ट रेंज ऑर्डर, यही तो इसकी पार्टिकल का खासियत है कि आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है एमॉर्फस में, कि वो थोड़ा सा फ्लो कर सकते हैं और इतना स्लो फ्लो करते हैं। अब आज आप सोचिए ना, 15 ईयर्स में पता ही नहीं चलता है नीचे कब थिक हो गया और ऊपर थीन हो गया, तो बहुत ही स्लो होता है। ठीक है, तो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बेसिकली ऐसा, एमॉर्फस सॉलिड का। ठीक है, कि अगर किसी एक डायरेक्शन में झुका के आपने रख दिया तो वो उधर फ्लो कर जाएगा। वो इस टाइप का हो जाता है, इधर सेम था पहले, अब इधर थिन हो गया और इधर थिक हो गया। श्रेण लिख लिया आप लोग? दिव्यम? यस। हाँ, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ऐसा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए पानी का फ्लूइडिटी होता है, तो क्यों होता है? उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि वो फ्लो करता है। क्रिस्टलिन में फ्लो नहीं होता, उसका कैरेक्टरिस्टिक है उसके एटम्स जो होते हैं, उसके पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को पकड़े होते हैं। यहाँ पे भी पकड़े होते हैं लेकिन उतने अच्छे से नहीं जितना क्रिस्टलिन में। बात समझ रहे हैं? और उतने बुरे से भी नहीं जितना लिक्विड में। तो ये इन दोनों के बीच में एक तरह से आ गया। ठीक है, अब देखिए थर्ड वाला पॉइंट जो लिखवाएंगे कि यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, वो शार्प होता है। शार्प कहने का मतलब ये हो गया, आपने बोल दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर आपने बोल दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे जो होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इन रेंज। यहाँ पे क्या होता है, रेंज में होता है। रेंज में क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट भी इसी तरीके से होता है, इस वजह से रेंज में होता है। लेट्स सपोज 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि कहीं पार्टिकल ज्यादा डेंस्ड होंगे वहां ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा हमें, ठीक है। कहीं कम डेंस्ड होंगे वहां कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो ये चीज होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट शार्प होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट रेंज में होता है। ये रेंज वाली चीजें समझ में आई दिव्यम, श्रेन? यस सर। चलिए फोर्थ पॉइंट लिखवाते हैं। तो फोर्थ पॉइंट में क्या होता है कि दीज आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, दीज आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, इसको डिफाइन करूंगा मैं। और ये जो होता है आपका फिफ्थ, दीज आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, दीज आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। बात समझ रही हैं आप? अब देख लीजिए आप खुद ही, यहाँ ये आइसोट्रॉपिक है, ये एनिसोट्रॉपिक है। एनिसोट्रॉपिक में मैं अगर बताऊं कि आपको होता क्या है
कि डिफरेंट डायरेक्शन में, जैसे एक सॉलिड का क्रिस्टल, जैसे सपोज ये आपका सॉलिड का क्रिस्टल हो गया, तो अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन में आप फिजिकल क्वांटिटीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लीजिए, कंडक्टेंस ले लीजिए, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे तो उनका वैल्यू डिफरेंट आएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ले लीजिए, आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ले लीजिए, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का वैल्यू कुछ और आएगा, मतलब उसका वैल्यू कुछ और आएगा, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो कुछ और आएगा, अगर डायगनली जा रहे हैं तो कुछ और आएगा, इधर से जाएंगे तो कुछ और आएगा। इसको कहते हैं एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। और आइसोट्रॉपिक इन नेचर का मतलब ये हो गया आपका कि अमॉर्फस सॉलिड में किसी भी डायरेक्शन से जाएं तो वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, अभी इसको डिफाइन करूंगा मैं, इसका डेफिनेशन लिखूंगा। और फिफ्थ पॉइंट में एग्जांपल ले लेंगे, ये क्वार्ट्ज जो होता है आपका क्रिस्टलिन होता है, ठीक है, ZnS जो होता है ये भी क्रिस्टलिन होता है, NaCl जो होता है ये भी क्रिस्टलिन होता है, KCl जो होता है ये भी क्रिस्टलिन। और यहाँ पे जब देखेंगे कि यहाँ पे अपने पास क्या है, एग्जाम्पल में देखेंगे तो ये रबर हो गया आपका, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, एमॉर्फस होंगी। क्या हो जाएंगी, एमॉर्फस सॉलिड हो जाएगा। हो जाए तो बताइएगा स्ट्रेन। दिव्यम, सर एक सेकंड सर। ओके, टेक योर टाइम। यस सर हो गया, थैंक यू। स्टैंजिन, श्रीन, स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, श्रीन। ओके सर, हो गया। तो चलिए, वेरी गुड। यहाँ पे अब अपने पास एक टॉपिक डाल लीजिएगा, एनिसोट्रॉपिक। ठीक है, तो एनिसोट्रॉपिक को हम लोग डिफाइन करके उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ANISO, एनिसोट्रॉपिक। ठीक है, तो देखिए एनिसोट्रॉपिक होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बात जब करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है अपने पास, इन क्रिस्टलिन सॉलिड, their crystal lattice है, their crystal lattice have different value of different physical quantities, different physical quantities
in different direction. Different direction in same crystal. सेम क्रिस्टल में डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का वैल्यू डिफरेंट देता है इन डिफरेंट डायरेक्शन. ठीक है, सिंपल है एकदम. और वही आइसोट्रॉपिक में क्या हो जाएगा, डिफरेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन डिफरेंट डायरेक्शन इज सेम. ठीक है, डिफरेंट, एक मिनट रुक जाइएगा. देयर क्रिस्टल लैटिस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, different physical quantities in different direction. ओके ठीक है, डिफरेंट वैल्यू होता है उसमें, सेम वैल्यू होता है. ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में सेम वैल्यू होता है. एनिसोट्रॉपिक में, आइसोट्रॉपिक में आपका सेम वैल्यू होता है डिफरेंट डायरेक्शन में. ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग. ये डायरेक्ट डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ देता है आपके बोर्ड में, इम्पोर्टेंट है. इसको दूसरे अगर और अच्छे वर्ड्स में लिखना है, आसान वर्ड में, तो ऐसे लिख सकता हूं कि इन क्रिस्टल सॉलिड, ऐसे लिख सकते हैं, हैविंग अ फिजिकल प्रॉपर्टी. इसको इसको हटा ही दीजिएगा, ये बहुत ज्यादा टफनेस आ जा रहा है. ठीक है, तो एक काम करिएगा, यहाँ पे अनिसोट्रॉपिक को मैं लिखवा देता हूँ एकदम आसान लैंग्वेज में, कंफ्यूजन नहीं होगी. इन क्रिस्टल लैटिस हैविंग फिजिकल, पूरा लिखिए, इन क्रिस्टल लैटिस having a physical property, having a physical property which has a different value when measured in different direction. ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है हैविंग अ फिजिकल प्रॉपर्टी. ठीक है, जस्ट लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस की बात कर लेता है. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है. ठीक है, तो इन सब जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनकी जो वैल्यू होती है आपकी, ठीक है, डिफरेंट वैल्यू एंड मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन. वही आइसोट्रॉपिक नेचर में क्या हो जाएगा, आइसोट्रॉपिक, तो वो क्या हो जाएगा कि सेम वैल्यू of physical quantity, of physical quantity in different direction हो जाएगा, in different direction. जबकि यहाँ पे क्या हो जाता है, different value in different direction of same physical quantity. बात समझ गए आप लोग? अभी ये बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिख दिया, इससे आसान क्या हो जाएगा. सर आपने आइसोट्रॉपिक के लिए क्या लिखा हुआ है? सेम वैल्यू, यहाँ पे क्या लिखा है कि, यहाँ पे चीजें देखिए, यहाँ पे क्या है कि विच हैज डिफरेंट वैल्यू, तो हमने आइसोट्रॉपिक के लिए क्या लिखा है, सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन डिफरेंट डायरेक्शन.
हो गया। दिव्यम, यस सर। हो गया। सर एक सेकंड। स्टैंजिन, यस सर, स्टैंजिन, वेरी गुड। अच्छा यस स्टैंजिन। सर हो गया। सर नेटवर्क स्लो, बार बार बैक हो जाता है सर। ओके ओके, ठीक। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात आती है क्रिस्टलिन सॉलिड और इमर्सिव सॉलिड। अगर आप लोगों को क्लियर हो गया तो सबसे पहले अब यहाँ पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड। तो ध्यान से पहले देख लीजिएगा, एक चार्ट बनाऊंगा मैं, ठीक है। उसी बेस पे हम इसे कर लेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड को, ठीक है। तो अपने पास चार टाइप का क्रिस्टलिन सॉलिड होता है। एक आयनिक सॉलिड होता है, एक मेटालिक सॉलिड होता है, एक कोवेलेंट या नॉन मेटालिक सॉलिड होता है, या फिर एक मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, ठीक है। तो इन सबको मैं एक पूरा चार्ट बना के लिखवा रहा हूँ, बहुत आसानी की हो गया। कि यहाँ पे जो होता है आपके आयनिक सॉलिड, ठीक है। फिर आ जाएगा यहाँ पे आपका मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड के बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ कोवेलेंट या नॉन मेटालिक सॉलिड। कोवेलेंट या नॉन मेटालिक सॉलिड। फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब देखिए अपने पास है क्या एग्जैक्टली। यहाँ पे सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, इसका पूरा चार्ट बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सब में कैसा होता है। उसके बाद हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर लेंगे। किसकी बात कर लेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर लेंगे। उसके बाद बात कर लेंगे हम कंडक्टर्स की। और दो चीजें हैं जो नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा मैं, ठीक है, कंडक्टर्स की। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैं ये ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में कर देता हूँ, फिर इन दोनों के बीच में, और फिर अपने पास आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या रहा है। बट दिव्यम, मेरी आवाज सही जा रही है? तो बीच बीच में लैग करती है, मतलब जैसे अभी अच्छा, आप आयनिक सॉलिड्स बताए थे तो मेटलिक सॉलिड जब आप कहते हो वॉइस लैग करने लगी थी। ओके ओके, अभी सही है? बता तो दिया करिए। एज ऑफ नाउ ठीक है सर। ठीक है। तो देखिए इधर ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आयनिक सॉलिड वो होता है। आयनिक सॉलिड के बारे में पता है आपको? आयनिक कंपाउंड होगा। आयनिक, ऐसा आयनिक कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में होगा उसको आयनिक सॉलिड कहेंगे। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं आयनिक में, तो वो कैसे क्या होते हैं? आपके आयंस होते हैं। आयंस का मतलब क्या हो जाता है? केटायंस एंड अनायंस, ठीक है। ये हो जाते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में। मेटालिक सॉलिड में जो होते हैं आपके, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो होते हैं आपके मेटल, ठीक है। मेटल कह लेंगे या फिर कार्नेल। मेटल एंड कार्नेल। कार्नेल जो होता है आपका, वो होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कार्नेल क्या होता है। कार्नेल जो होता है आपका,
वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कहते हैं हम लोग कर्नल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कर्नल कहते हैं। कोवलेंट या नॉन मेटालिक सॉलिड की बात करते हैं तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होते हैं? आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वही उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। तो सबसे पहले ये कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो हो गया। अब हम बात किसकी करेंगे? अब हम अट्रैक्शन किस में कितना होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि नहीं? चार्ज होते हैं सर पॉजिटिव आपकी आवाज फिर नेगेटिव। से लैग तो करने इसमें कौन लगी सा है। फोर्स? एक मिनट, हेलो। दिव्यम, यस सर। तो देखिए यहाँ पे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा। तो हमें पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा आपका, वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, और मेटालिक में क्या होगा? यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड बनता है। और कोवलेंट में क्या हो जाएगा आपका? कोवलेंट में कोवलेंट बॉन्ड की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके वजह से आपका बॉन्ड बना रहता है। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स में जो होगा वैंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एम आई ऑडिबल नाउ दिव्यम? सर आपकी वॉइस बार लैग कर रही है बीच में, जैसे आपने मेटेलिक बॉन्ड बोला उसके बाद लैग करी, फिर कोवलेंट बॉन्ड बोला ओके, एक मिनट, पता तो नहीं। उस तरीके से आ रही वेट वेट वेट, हाँ, बस आज अब आवाज जा रही? हेलो दिव्यम। है। सर हम्म, तो ये समझ में आया जो जो चीजें लिखवाया मैं। अब देखिए कंडक्टर्स की बात करते हैं। तो कंडक्टर्स जो होता है आपका आयनिक सॉलिड में तभी कंडक्ट करेगा जब ये एक्वस सॉल्यूशन में होगा, इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, मेटालिक सॉलिड में तभी ये करेगा जब मेटालिक सॉलिड में करता है या नहीं ये देख लेंगे हम। वेरी हाई होता है कंडक्शन मेटालिक सॉलिड में। कोवलेंट में बात करें अगर हम, तो कोवलेंट में जो होता है ये क्या होता है? लो होता है। और इसमें भी क्या होगा? लो हो जाएगा। तो कंडक्टर्स की बात करते हैं या फिर कंडक्टेंस लिख लीजिए। यहाँ कंडक्टर्स नहीं, कंडक्टेंस लिखिए, ज्यादा बेटर होगा। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस आयनिक सॉलिड, बस आयनिक सॉलिड एक्वस सॉल्यूशन में ही करेगा। जबकि मेटालिक सॉलिड में वेरी हाई होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कर्नल। कर्नल जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉन मेटल में लो होता है और मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी क्या होता है? लो होता है। नॉन मेटालिक सॉलिड में भी लो होता है और मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी क्या होता है? लो होता है। क्लियर है? यस सर। इसे लिख लीजिए आप लोग, फिर बताइए मुझे।
हो गया। यस सर। निश्चयन हो गया आपका। दिव्यम? यस सर। चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड में ना करके मैं यहीं पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वाले को मिटा दे रहा हूँ। आप लोग उसके नीचे लिखिएगा, ठीक है? इसे इरेज कर रहा हूँ मैं। और एक और मुझे चाहिए बॉक्स, तो ये भी ले ले रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात होगी। किसकी बात होगी? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। और यहाँ पे बात कर लेंगे उसके नीचे वाले में एग्जाम्पल्स की। तो देखिए, यहाँ पे अपने पास क्या आता है कि जब मेल्टिंग पॉइंट की बात होगी तो हमें आयनिक सॉलिड में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपका क्या होता है? हाई होता है। मेटालिक में बात करें तो वेरी हाई होता है, ठीक है? और कोवलेंट में बात करें तो कोवलेंट में क्या होगा? आपका हाई होगा। बस इसमें एक डायमंड होगा जिसका बहुत ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। और उसके बाद बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड में तो ये लो होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो आयनिक सॉलिड NaCl ले लीजिए, KCl ले लीजिए, ये सारी चीजें। और यहाँ पे मेटालिक सॉलिड की जब बात करें तो मेटालिक सॉलिड में जो होगा एग्जाम्पल आयरन, जिंक, कॉपर वगैरह हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे बात कर लेंगे हम डायमंड की, ग्रेफाइट की, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब जैसे मान लीजिए CO2 है सॉलिड स्टेट में, CO2 सॉलिड स्टेट में ड्राई आइस कहते हैं, ठीक? सॉलिड स्टेट में CO2 को ड्राई आइस कहते हैं। तो ये सॉलिड स्टेट में होगा तो ये कोवलेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड होगा या नॉन मेटालिक सॉलिड होगा। वही मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो H2O मॉलिक्यूल है, ठीक है? N2 या फिर O2 ले लीजिए या H2 ले लीजिए। तो ये सारी चीजें अगर आपके मॉलिक्यूल मतलब एसिड हम कर दिया तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाए, ठीक है? तो इसे लिख लीजिए आप। दिव्यम? दिव्यम? श्रेन? यस सर। आप लोगों ने लिखा था या दोबारा लिखवाऊं मैं? नहीं तो सर, मैं लिख दिया थोड़ा सा था। रह गया था। कहाँ रह गया था? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कई चीज यहाँ लिख देता हूँ, रुक जाइए। सर मेरा बस एक आपने लिख एग्जांपल्स लिया था वाला ना रह गया श्रेन? था। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग। अच्छा, तो और बता, कुछ रहेगा तो इसमें क्या था? ये हो जाएगा इसका एग्जांपल्स।
ठीक है, ये चलिए चेंज आपका भी हो गया ना, चेंज कर होता है, कहते हैं हम लोग यहाँ सॉलिड सर आपकी वॉइस बहुत लैग कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मॉलिक्यूल, एक मिनट दिव्य, दिव्यम, श्रेन, यस सर। मेरी आवाज जा रही है? एम आई ऑडिबल? हाँ सर, अब क्लियर है। ओके, इधर उधर हो जाता है बहुत। तो यहाँ देखिए दिव्यम, मॉलिक्यूलर सॉलिड तीन टाइप के होते हैं। एक होता है आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसके बाद होता है आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, फिर आपके पास होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो बेसिकली होता है, जो पोलर होता है, पोलर मतलब चार्ज्ड मॉलिक्यूल जो होता है, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल H2O अगर लेते हैं हम लोग, H2O है, ये क्या है आपका H2O है। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या कि ये जो हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ पे, डेल्टा पॉजिटिव आएगा, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तो ये एग्जांपल जो होगा H2O इन सॉलिड स्टेट, ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का होगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एज फॉर एग्जांपल H2O2, F2N2 कुछ भी ले सकते हैं। H और H के बीच में देखिए, O और O के बीच में देखिए ऑक्सीजन जितने पावर से लेफ्ट वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना ही राइट वाला से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की जब बात करते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? जब हाइड्रोजन फोन के आसपास होता है, जब हाइड्रोजन फोन के आसपास होता है तो उससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और उस टाइम जो बने हुए कंपाउंड होंगे, जैसे मान लीजिए HF हो गया या NH3 हो गया आपका, ठीक है, या NH2F ले लीजिए, या आपके पास H2O भी इसमें आ सकता है, ठीक है, क्योंकि H2O में भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और ये सॉलिड स्टेट में होंगे तो इनको क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर है?
सर मतलब H2O पोलर मॉलिक्यूलर भी है एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड भी है, वो दोनों में आता है। हाँ कह सकते हैं, क्योंकि उसमें H2 में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, क्यों पोलर भी होता है। हो गया दिव्यम? यस सर। चलिए, अब देखिए यहाँ पे अपना टाइप्स ऑफ सॉलिड कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे लैटिस पॉइंट की, ठीक है। तो सबसे पहले हम लैटिस की बात करते हैं कि लैटिस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है पॉइंट्स के या पार्टिकल्स के, जो रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं उसको लैटिस कहते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं रेगुलर अरेंजमेंट्स, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड लैटिस। पॉइंट्स के रेगुलर अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? लैटिस कहते हैं, ठीक है। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे रेगुलरली अरेंज कुछ पॉइंट्स है, तो इसकी एक को हम क्या कह देंगे? यहाँ पे लैटिस पॉइंट कह देंगे। क्या कह देंगे? लैटिस पॉइंट, ठीक है। तो इसे लिख लीजिए। बहुत आसान टॉपिक है ये। जैसे मान लीजिए मैं बोलूंगा कि आपके घर का यूनिट सेल क्या है, तो एक ब्रिक होगा जो यूनिट सेल होगा। इसी पे बहुत सारे ब्रिक्स मिलके उसके बाद अपना घर बना है, तो उस हिसाब से हम ब्रिक को क्या कहेंगे? यूनिट सेल कहेंगे। और यहाँ पे एक आता आपका यूनिट सेल क्या होता है? तो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट which can form lattice after repetition, after repetition, ठीक है, आफ्टर repetition। तो इसे क्या देते हैं हम? यूनिट सेल। इसे लिख the smallest 3D unit which can form lattice after repetition, बार बार repeat करने की वजह से repetition, दिव्यम श्रेन
दिव्यम यस सर। लिख लिया आपने? आप लोग बोलते नहीं है एक बार में। सर आपका लगता है। वॉइस बीच बीच में लैग करता है, समझ नहीं आता कि आपने कहा क्या है। अच्छा, तो आप अनम्यूट कर दिया अगर, ये पता चलेगा फिर मुझे। ओके। ये आपको समझ में आया, लैटिस और यूनिट सेल? यस सर। ठीक है, बस इस हफ्ते उसके बाद सब लैग करना बंद हो जाए, कभी कभी नेटवर्क का ज़्यादा ही हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अपने को यूनिट सेल की जब बात करते हैं, बहुत सारे टाइप्स के यूनिट सेल हैं। अपने को जो फोकस करना है ना, वो क्यूबिक यूनिट सेल पे फोकस करना है। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो सबसे पहले क्यूब की बात करते हैं, और क्यूब जो है आपका, क्यूब भी एक यूनिट सेल होता है। क्यूब इज यूनिट सेल, एक पॉइंट लिख लीजिएगा नीचे। और फिर यूनिट सेल को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिवाइड करेंगे कितने टाइप का होता है। हो गया? चलिए, दिव्यम यस सर। देखिए, ये जो एक प्रिमिटिव यूनिट सेल, चेन और यस सिंपल सर। यूनिट सेल। चलिए, बस मैं चेक कर रहा था आवाज सही से जा रहा है ना। सिंपल यूनिट सेल। दूसरे की बात करते हैं हम, तो सेंटर्ड यूनिट सेल आता है। क्या आता है? सेंटर्ड यूनिट सेल। और ये जो सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, तीन टाइप का होता है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और फिर आपके पास आता है एक एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, यूनिट सेल इज ऑफ टू टाइप्स, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। और सेंटर्ड यूनिट सेल तीन टाइप के होते हैं: फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये लिख लिया आप लोगों ने? अभी क्वेश्चन इसलिए शुरू कर दूंगा क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक शुरू होगा अभी खत्म नहीं हो पाएगा, तो फिर बीच में रह जाता है तो वो अच्छा असर नहीं लगता। आप लोगों को भी बीच में से पढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास में। लिख लिए? दिव्यम नहीं सर, 2 मिनट सर। ओके। यस सर। हो गया? चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, एक सवाल करते हैं हम लोग। ठीक है, ग्लास इज अ, ये जो है आपके पास लिक्विड, बी जो है आपके पास सॉलिड, सी जो है आपके पास सुपर कूल्ड लिक्विड, एंड डी जो है आपके पास ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर। ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर।
तो व्हाट विल बी योर आंसर फॉर दिस? सी। सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके नीट का सवाल था, एक इजीली हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर में ये सारे एंड सेंटर, फेस सेंटर वगैरह क्लियर करेंगे सही से, ठीक है, क्योंकि वो एक टॉपिक शुरू होता है तो वो काफी दूर तक चलता है, इसलिए मैं अभी शुरू नहीं करूंगा, ठीक है। बाकी आप लोगों का जो है टाइप्स ऑफ सॉलिड, आई थिंक कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, यूनिट सेल और लैटिस में, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को, और चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आएंगे तो जल्दी हो जाएगा। ओके दिव्यम, यस सर। श्रेन कुछ पूछना है आपको? स्टैंजन, श्रेन, नो सर। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं श्रेन हम लोग, ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू सो मच।